Hi friends, this one is Lokesh Deshmukh in front of you. I have a latest topic for you. That is the how to start born or dead. So let's find out. दोस्तों, हम जब कभी भी रात के समय आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें लाखों करोड़ों तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। हमारे मन में तारों के बारे में जानने की जिज्ञासा पैदा होती है। हमने स्कूल की किताबों में ये पढ़ा ही है कि तारों का जन्म गैसों के कारण होता है। तारों में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा होती है जो प्रकाश पैदा करती है। यही प्रकाश जब धरती की सतह की तरफ आता है तो वायुमंडल की विभिन्न परतों से टकराने के कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तारों में संलयन अभिक्रिया होती है। तारे विभिन्न विकास क्रमों से होकर गुजरते हैं। जिस प्रकार मनुष्य का जन्म होता है, मनुष्य जन्म लेता है, विकसित होता है और उसका अंत होता है, ठीक उसी प्रकार तारे भी जन्म लेते हैं, विकसित होते हैं और मनुष्य की ही भांति उनका अंत भी होता है। आपने आकाशगंगा में मौजूद कई तारों या तारामंडलों के बारे में सुना ही होगा। उदाहरण के लिए ध्रुव तारा, सप्तऋषि तारामंडल जिसमें 7 तारे हैं, ओरायन बेल्ट जिसमें 3 तारे हैं एक्स्ट्रा। आपने साइरस तारे के बारे में भी सुना होगा। आपने सिग्नस तारामंडल के बारे में भी सुना होगा। आपने तारों के कई नाम भी सुने होंगे, कई तारों के बारे में भी सुना होगा, जैसे प्रोटोस्टार, रेड जायंट स्टेज, वाइट ड्वार्फ, सुपरनोवा, पल्सार, न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल। तो आइए आज हम इन्हीं तारों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इन तारों का जन्म किस तरीके से होता है, ये किस तरीके से विकसित होते हैं और इनका अंत किन तरीकों से होता है, किन वजहों से होता है, किन कारणों से होता है और किस तरीके से होता है। तारों के जन्म को जानने के पहले हम संलयन एवं विखंडन अभिक्रिया को जानते हैं। 2 हल्के परमाणुओं के आपस में मिलने पर एक भारी परमाणु का निर्माण होता है। इस क्रिया को संलयन अभिक्रिया कहते हैं। एवं 2 भारी परमाणुओं के टकराकर टूटने पर बनने वाले कई परमाणुओं को विखंडन की क्रिया कहते हैं। तारों का जन्म इन्हीं विखंडन एवं संलयन अभिक्रियाओं की वजह से होता है। सर्वप्रथम हाइड्रोजन विखंडित होती है और हीलियम बनाती है एवं बाद में यही हीलियम संलयित होकर हाइड्रोजन बनाती है। तो आइए इन्हीं बातों को और भी नज़दीक से जानने का प्रयास करते हैं आज के इस वीडियो में। आकाशगंगा में तारों का जन्म गैसीय बादलों से शुरू होता है। इन गैसीय बादलों में मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसें होती है। इन गैसीय बादलों में हाइड्रोजन का विखंडन और हीलियम का संलयन होता है। शुरुआत हाइड्रोजन के विखंडन से होती है। हाइड्रोजन का विखंडन उच्च ताप एवं तीव्र गति के परमाणुओं के टक्कर की वजह से होता है। हाइड्रोजन के विखंडन से संलयन अभिक्रिया के लिए हीलियम निर्मित होती है। सबसे पहले हाइड्रोजन गैस छोटे छोटे बादलों का निर्माण करती है जो आगे चलकर घने बादलों में बदल जाती है। इन बादलों में हाइड्रोजन तथा हीलियम होती है। घने बादल का आकार बड़ा होने के कारण हाइड्रोजन के अणुओं का व्यक्तिगत आकर्षण बल बहुत अधिक एवं तीव्र हो जाता है, जिसके कारण हाइड्रोजन के परमाणुओं में परस्पर टक्कर की संख्या बढ़ जाती है, जिस वजह से हाइड्रोजन के अणुओं के साथ साथ बादलों में स्वयं का गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ जाता है और बादल टकराने से कोलैप्स कर जाते हैं। इस वजह से तापमान बढ़ जाता है। हाइड्रोजन के अणु स्वयं के आकर्षण बल के कारण टकराकर हीलियम में बदलने लगते हैं एवं गुरुत्वाकर्षण बल और ऊर्जा पैदा करते हैं। हीलियम के 2 नाभिक मिलकर हाइड्रोजन के 4 नाभिक बनाते हैं। हाइड्रोजन के 2 नाभिक टूटकर हीलियम का 1 नाभिक बनाते हैं। यदि हाइड्रोजन के बादल का विस्तार कम होता है तो अणु परस्पर पास पास नहीं होते हैं, जिसके कारण उनका आकर्षण बल कार्य नहीं कर पाता है। परंतु यदि किसी बादल का आकार पर्याप्त बड़ा हो तब प्रत्येक अणु का व्यक्तिगत गुरुत्वाकर्षण पर्याप्त बलशाली हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण बादल
सिकुड़ने लगता है तथा बादल स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ता हुआ चला जाता है, अर्थात उसका निपात होने लगता है। निपात होने की वजह से इसका तापमान बढ़ने लगता है। इस समय इसका तापमान लगभग 173 डिग्री सेल्सियस अर्थात लगभग 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है और यही एक नाटकीय प्रक्रिया बार बार दोहराने लगती है। इस वजह से यह एक घना गैस पिंड बनने लगता है और यही घना गैस पिंड आगे चलकर आदि तारा अर्थात प्रोटोस्टार के रूप में जाना जाता है। प्रोटोस्टार हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से निर्मित होने वाला एक नवनिर्मित तारा होता है। अभी तक हमने गैसीय बादलों के संपीड़न से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल एवं विमोचित ऊर्जा के दाब से निर्मित बाह्य बल से उत्पन्न आदि तारे के बारे में जाना। आइए अब हम इस आदि तारे के आगे के विकास क्रम को समझने का प्रयास करते हैं। आदि तारे के सिकुड़ने पर गैस के बादल में परमाणुओं की परस्पर टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे उसका ताप बढ़ जाता है। सिकुड़ने की प्रक्रिया लगभग 1 अरब वर्ष तक चलती रहती है। इस दौरान आंतरिक ताप 173 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर लगभग 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस 10⁻7 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस अत्यधिक उच्च ताप पर हाइड्रोजन के नाभिक संलयित होकर हीलियम नाभिक बनाने लगते हैं। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन के 4 नाभिक बनते हैं। साथ साथ विभिन्न तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के रूप में असीमित परिमाण में ऊर्जा विमोचित होती है। इससे अंदर का ताप तथा दाब और अधिक बढ़ जाता है और आदि तारा अब दीप्त हो जाता है और एक तारा बन जाता है जो बहुत ज़्यादा चमकीला होता है, जिसमें उच्च दाब, उच्च ताप तथा बहुत ज़्यादा मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। तारे के अंदर ही अंदर दाब के अधिक बढ़ने से गैसीय पदार्थों का और अधिक निपात रुक जाता है। अब तारे में 2 विपरीत बलों के मध्य एक संवेदनशील संतुलन स्थापित हो जाता है। इनमें से एक गुरुत्वाकर्षण का बल होता है जो संपीड़न उत्पन्न करता है तथा संलयन अभिक्रिया को प्रेरित करता है। दूसरा बल संलयन अभिक्रिया द्वारा विमोचित ऊर्जा के कारण उत्पन्न आंतरिक दाब के कारण होता है। यह संतुलन हजारों अरबों वर्ष तक बना रहता है। इस स्थिति में तारे के अंतरंग में ताप संलयन अभिक्रिया को जारी रखने के लिए आवश्यक ताप के सर्वथा बराबर होता है तथा संलयन अभिक्रिया की दर ऐसी होती है कि उसके कारण उत्पन्न दाब संपीड़न से उत्पन्न दाब को संतुलित करने के लिए पर्याप्त हो। इसके दौरान संलयन अभिक्रिया द्वारा निरंतर ऊर्जा विमोचित होती रहती है। हमारा सूर्य अपने विकास के इस संतुलित चरण में है। इसकी उत्पत्ति लगभग 4600 अरब वर्ष पूर्व बताई गई थी तथा भविष्य में लगभग इतने ही लंबी अवधि तक यह ऊर्जा विमोचित करता रहेगा। यदि संलयन से विमोचित ऊर्जा के कारण आंतरिक दाब उत्पन्न न होता तो विशाल गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण हमारा सूर्य अपनी उत्पत्ति के आधे घंटे के अंदर ही सिकुड़कर बहुत छोटा हो जाता। हमारा सूर्य अभी प्रोटोस्टार की स्टेज में संतुलित है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल एवं ऊर्जा से उत्पन्न दाब द्वारा लगाया जाने वाला बाह्य बल संतुलन प्रदान करता है। अब हम लाइटनिंग प्रोटोस्टार के आगे के विकास क्रम से उत्पन्न होने वाले तारों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे तारे के अंतरंग में संलयन अभिक्रियाएं होती जाती है, उनकी हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होती जाती है। अतः कुछ समय पश्चात क्रोड़ में केवल हीलियम शेष रह जाती है तथा संलयन अभिक्रियाएं रुक जाती हैं। इससे क्रोड़ में दाब कम हो जाता है और तारा
फिर स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगता है, परंतु बाह्य कवच में हाइड्रोजन का संलयन होता रहता है और ऊर्जा विमोचित होती रहती है। इसलिए कवच का आकार बढ़ने लगता है और उसकी सतह का क्षेत्र बढ़ने लगता है, जिससे विकिरित ऊर्जा की तीव्रता घट जाती है और इस अवस्था में तारा लाल दानव चरण में अर्थात रेड जायंट स्टेज में प्रवेश करता है। अब इस लाल दानव तारे का रंग वर्ण बदल जाता है और यह लाल रंग का दिखाई देने लगता है। यही लाल रंग का तारा रेड जायंट स्टार के नाम से जाना जाता है, जो कि दिखने में बहुत सुंदर होता है, जिसे टेलीस्कोप से देखा जाता है और परखा जाता है, जिसकी पुष्टि उसके लाल रंग के कारण ही होती है। इस तारे को रेड जायंट स्टेज, लाल दानव चरण या रेड जायंट स्टार या लाल दानव तारा कहा जाता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं लाल दानव तारे के आगे के विकास क्रम के बारे में। रेड जायंट स्टेज के पश्चात 5000 अरब वर्ष के बाद हमारे सूर्य की अंतिम अवस्था में भी ऐसा ही होगा। प्रसारित होता हुआ इसका कवच बुध, शुक्र तथा यहाँ तक कि पृथ्वी को भी निगल लेगा। लाल दानव चरण में पहुँचने के बाद तारे का भविष्य इसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यदि किसी तारे का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान के बराबर हो तो उसका कवच प्रसारित होकर अंततः लुप्त हो जाता है। बचा हुआ प्रोड़ धीरे धीरे संकुचित होकर अत्यधिक घनत्व के द्रव्य के गोले के रूप में बचा रहता है। इसके परिणाम स्वरूप अंतरण का ताप अत्यधिक बढ़ जाता है, जिससे हीलियम के नाभिक संलयित होकर कार्बन जैसे तत्वों में उसी प्रकार परिवर्तित होने लगेंगे जिस प्रकार हाइड्रोजन के संलयन से हीलियम के संलयन के परिणाम स्वरूप विमोचित ऊर्जा के कारण प्रोटोस्टार दीप्त हो गया था। ठीक उसी प्रकार लाल दानव तारे के निर्माण के पश्चात बचा हुआ यह क्रोड़ किसी श्वेत वामन अर्थात व्हाइट ड्रॉप के समान दीप्त हो जाता है। अर्थात अब यह लाल दानव तारा अपने अगले विकास क्रम में व्हाइट ड्रॉप अर्थात श्वेत वामन तारा बन जाता है। किसी श्वेत वामन के 1 घन सेंटीमीटर आयतन में 10,000 किलोग्राम तक द्रव्य संपीड़ित हो सकता है। साइरस नामक तारे के निकट एक ऐसे ही श्वेत वामन की खोज की गई है। यह तब तक दीप्त रहेगा जब तक इसकी समस्त हीलियम उच्च द्रव्यमान के नाभिकों में परिवर्तित नहीं हो जाती। इसके बाद श्वेत वामन द्रव्य के टुकड़े के रूप में लुप्त हो जाता है। लाल दानव तारे के स्टेज में पहुंचने के पश्चात तारों का अंत 2 प्रकार से होता है। पहला व्हाइट ड्रॉप के समान दीप्त होकर तथा दूसरा तरीका आइए जानने की कोशिश करते हैं तारों का अंत। व्हाइट ड्रॉप तारे के विपरीत यदि सूर्य की तुलना में लाल दानव तारे का द्रव्यमान बहुत अधिक हो तो उसका अंत अत्यधिक रोचक हो सकता है। लाल दानव चरण के दौरान बना हीलियम का क्रोड़ सिकुड़ता चला जाता है, जिससे ताप बढ़ता चला जाता है। सिकुड़ने के दौरान विमोचित ऊर्जा के कारण बाह्य कवच विस्फोट के साथ ध्वंस हो जाता है। इस विस्फोट के साथ अत्यंत दीप्त दमक उत्पन्न होती है। आवरण का यह विस्फोट इतना शक्तिशाली हो सकता है कि इसमें 1 सेकंड में लगभग इतनी ही ऊर्जा विमोचित हो सकती है जितनी सूर्य लगभग 100 वर्ष में करता है। इसके कारण आकाश बहुत दिनों तक जगमगा उठता है। ऐसे विस्फोटक तारे को अभिनव तारा या सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा विस्फोटक में गैसों के बादल अंतरिक्ष में विमोचित हो जाते हैं। ये गैसें नए तारों के निर्माण हेतु कच्चे पदार्थ प्रदान करती हैं। सुपरनोवा विस्फोट में
हाइड्रोजन तथा हीलियम अंतरिक्ष में विमुक्त होती है, जो नए तारों के निर्माण के लिए रॉ मटेरियल उपलब्ध कराती है। साथ ही साथ कई कार्बनिक पदार्थ, धूमकेतु और उल्कापिंड भी इसी सुपरनोवा से प्राप्त होते हैं। सुपरनोवा विस्फोट से आसपास मौजूद अन्य तारों, ग्रहों, उपग्रहों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति प्रभावित होती है। सुपरनोवा विस्फोट के कारण अंतरिक्ष कई 100 वर्षों तक प्रकाशमान बना रहता है। पृथ्वी से देखने पर अंतरिक्ष बहुत चमकीला दिखता है। सुपरनोवा विस्फोट से उल्कापात की संभावना भी बन जाती है। अभी तक केवल 5 सुपरनोवा रिकॉर्ड किए गए हैं। इसे सर्वप्रथम चिली के एक युवक खगोलशास्त्री पेन सेल्टन ने देखा था। इस प्रकार यह विस्फोट वैज्ञानिकों को तारों के जीवन चक्र का अध्ययन करने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करता है एवं मानवों को जीवन निर्माण के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात केवल क्रोड़ बचा रहता है, जो निरंतर सिकुड़ता चला जाता है। विशाल गुरुत्वाकर्षण बल क्रोड़ को संपीड़ित कर उसके पदार्थ का घनत्व असीमित परिमाण में बढ़ा देता है। अत्यधिक संघनित द्रव्य का यह पिंड न्यूट्रॉन तारा कहलाता है। न्यूट्रॉन तारे का घनत्व 1 अरब टन प्रति घन सेंटीमीटर या इससे अधिक हो सकता है। प्रचक्रण अर्थात स्पाइन करता हुआ न्यूट्रॉन तारा रेडियो तरंगें उत्पन्न करता है और इसको पल्सार कहते हैं। न्यूट्रॉन तारे में विकिरण करने का गुण पाया जाता है। यह शांत तारा होता है। न्यूट्रॉन तारा एक अत्यंत भारी घनत्व का द्रव्ययुक्त पिंड होता है। न्यूट्रॉन तारा नीले रंग की आभा विकिरित करता है। इस तारे का गुरुत्वाकर्षण बल बाकी तारों से अधिक परंतु ब्लैक होल से कम होता है। इस तारे के केंद्र में भारी मात्रा में संपीड़न, संकुचन होता है और यह तारा केंद्रीकृत होने का प्रयास करता रहता है। न्यूट्रॉन तारा ब्लैक होल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। न्यूट्रॉन तारे के स्पाइन करते रहने के कारण उसमें से बाकी तारों की अपेक्षा विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न होती है, जो कि भारी मात्रा के विकिरण के प्रभाव की वजह से होती है। पल्सार करते हुए न्यूट्रॉन तारे के निर्माण के पश्चात आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं न्यूट्रॉन तारे के भविष्य के बारे में एवं तारों के अंत के बारे में। न्यूट्रॉन तारे के निर्माण के पश्चात न्यूट्रॉन तारे का भविष्य पुनः इसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऐसा समझा जाता है कि भारी न्यूट्रॉन तारा असीमित समय तक सिकुड़ता चला जा सकता है। इसका अर्थ हुआ कि न्यूट्रॉन तारे में अत्यधिक परिमाण में द्रव्यमान अंततः एक ही बिंदु पर संकुचित हो जाएगा। ऐसे असीमित घनत्व के द्रव्ययुक्त पिंड को कृष्णविवर अर्थात ब्लैक होल कहते हैं। कृष्णविवर या ब्लैक होल से किसी भी द्रव्य का यहाँ तक कि प्रकाश का भी पलायन नहीं हो सकता, इसीलिए ब्लैक होल दिखाई नहीं देता है। फिर भी यदि हम किसी तारे को किसी ऐसे वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते देखें जिसके केंद्र में कोई तारा दिखाई न दे, तो हम इस वृत्ताकार पथ के केंद्र में कृष्णविवर अर्थात ब्लैक होल की उपस्थिति की कल्पना कर सकते हैं। ब्लैक होल को विरक्ति अर्थात खाली जगह के नाम से भी जाना जाता है। 20वीं शताब्दी तक ब्लैक होल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। ब्लैक होल स्पेस में एक ऐसी खाली जगह है जहां का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से ये प्रकाश को पूरी तरह से अवशोषित कर लेता है। कुछ ब्लैक होल्स आकार में बहुत छोटे होते हैं और कुछ हमारे सोलर सिस्टम जितने बड़े।
सभी आकाशगंगाओं के मध्य में एक जॉइंट ब्लैक होल पाया जाता है। ब्रह्मांड में कई हजार ब्लैक होल हो सकते हैं। जब किसी न्यूट्रॉन तारे का अंत होता है तो उस तारे में पाया जाने वाला सारा भौतिक पदार्थ एक बिंदु पर संपीड़ित होने का प्रयत्न करता है। ये सारा भौतिक पदार्थ उस समय कार्बनिक द्रव्य के रूप में रूपांतरित हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे ग्रेनाइट चट्टानों के नीचे दबकर जीवाश्म कोयले और हीरे जैसे पदार्थों के रूप में बदल जाते हैं, जिनके द्रव्य का रंग काला होता है। यही वजह है कि ब्लैक होल का केंद्र में काला रंग या अंधकार जैसा दिखाई देता है। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज़्यादा होने के कारण यह सभी भौतिक पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ब्लैक होल के चुंबकीय प्रभाव के कारण ही दो आकाशगंगाओं के मध्य व्युत्क्रमानुपाती नियम के कारण दूरी बढ़ती जाती है। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो के जरिए तारे के जन्म, उनके विकास एवं उनके अंत के बारे में जानकारी प्राप्त की। आइए इसे सार संक्षेपित करें। सर्वप्रथम हमने हाइड्रोजन और हीलियम के द्वारा पैदा होने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानकारी प्राप्त की। उस बल की वजह से नए तारों का जन्म किस तरह से होता है, इसके बारे में जानकारी हासिल की। और सर्वप्रथम हमने आदि तारे अर्थात प्रोटोस्टार के बारे में जाना कि प्रोटोस्टार का जन्म कैसे होता है एवं प्रोटोस्टार दीप्तिमान कैसे होता है। इसके उपरांत हमने सूर्य के संतुलन को जाना एवं लाल दानव स्टेज में या रेड जायंट स्टेज में रेड जायंट स्टार्स के निर्माण की प्रक्रियाओं को जाना, जिसमें सारी हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तन किस प्रकार से करती है, इस बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके उपरांत हमने वाइट ड्वार्फ तारे के निर्माण के बारे में जानकारी हासिल की और एवं वाइट ड्वार्फ तारे का अंत देखा। इसके उपरांत हमने संलयन अभिक्रियाओं के माध्यम से बाह्य क्रोड़ और आंतरिक क्रोड़ के बारे में जानकारी हासिल करते हुए सुपरनोवा विस्फोट के बारे में जानकारी हासिल की एवं न्यूट्रॉन तारे के जन्म और उसके उपरांत उससे पैदा होने वाले ब्लैक होल के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस तरीके से हमने किसी भी तारे के निर्माण से लेकर उनके विकास से लेकर उनके अंत तक की पूरी कहानी समझी और उसके बारे में जानकारी हासिल की। तो दोस्तों, इसी तरीके से इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए, इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहें सिकंदर्स वर्ल्ड। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।